दोस्तों फ्रोम में अभी तक आप देख चुके हो कि तबिथा इस टाउन से बाहर जा चुकी है। बाहर जाने के बाद तबिथा विक्टर के पिता डेविड को अपने साथ मदद बुलाने जा रही थी कि रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी आंख एक एम्बुलेंस में खुली। वो एम्बुलेंस भी जब वापस हॉस्पिटल जा रही थी तो उनके रास्ते में ही एक पेड़ गिरा हुआ उन्हें मिलता है। तबिथा ने रोका भी कि हमें जल्दी से जल्दी वापस जाना चाहिए, लेकिन वो तबिथा को पागल समझकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो उसी टाउन में आ गए जिस टाउन के अंदर सभी लोग बेचारे फंसे हुए हैं और फिर मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर दिया, जिस वजह से 2 मेल नर्सेज मौके पर ही मारे जाते हैं। कैली ये सब कुछ नजारा देखते हुए वापस कॉलोनी हाउस में गई। वहाँ पर जब वो एक मॉन्स्टर को शूट करने लगी थी तो उसके पीछे ही कॉलोनी हाउस में मौजूद एक औरत के गोली लग जाती है, जिस वजह से उस औरत की मौत हो गई। यहाँ मॉन्स्टर्स ने कहा, बॉयड तुम ब्रैड को पीछे ही छोड़ दो, ब्रैड को हम संभाल लेंगे और इसके साथ हम तुम्हारी जान भी बख्श देंगे। बॉयड ने बहुत सोचा, लेकिन फिलहाल उसे बाकी सबकी जान बचानी थी, इसीलिए वो ब्रैड को मॉन्स्टर्स के बीच ही छोड़कर एम्बुलेंस लेकर कॉलोनी हाउस वापस आ जाता है। सब तबिथा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और तो और उससे ज्यादा तो हैरान वो विक्टर के पिता डेविड को देखकर थे। और इसी के साथ हम देखते हैं फातिमा को, जो पता नहीं क्यों अब अचानक से उस मरी हुई औरत की डेड बॉडी में से खून निकाल कर पीना शुरू कर देती है। यहाँ बॉयड और डोना देखते हैं कि बाहर एम्बुलेंस के ऊपर बेचारा ब्रैड अधमरी हालत में पड़ा हुआ है। वो तुरंत ही ब्रैड को उठाकर कॉलोनी हाउस के अंदर लेकर आए, जहाँ पर जेना ब्रैड की इतनी बुरी हालत देखकर बहुत ज्यादा डर गई। लेकिन डोना ने कहा, तुम्हें जल्दी से जल्दी ब्रैड की जान बचानी होगी। लेकिन दोस्तों बेचारा ब्रैड बचने के काबिल नहीं होता। वो दर्द के मारे बहुत ज्यादा चीखता चिल्लाता है कि बॉयड ने उसे जैसे ही सहारा देने की कोशिश की तो ब्रैड सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर बॉयड पर गुस्सा होने लगा। ब्रैड ने कहा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है बॉयड, अगर तुम मुझे वहाँ पर छोड़ के ना जाते तो आज ऐसा कभी ना होता। और दोस्तों इसी के साथ सीन कट हो गया और हम देखते हैं वो रात गुजर के अगली सुबह का सीन। जी हाँ दोस्तों, उस रात का सीन भी आपको दिखाया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये सीन ज्यादा जरूरी है। सुबह हो जाती है और हम देखते हैं क्रिस्टी, कैनी और जेड को, जो अब सभी सब्जियों को इकट्ठा करके आखिरकार टाउन में वापस आ चुके हैं। जेना ने अपनी दोस्त क्रिस्टी की हालत देखी, जिसे पिछले एपिसोड में पांव पर शिकंजे की वजह से काफी चोट आ चुकी थी। तभी जेना क्रिस्टी को अंदर हॉस्पिटल ले जाती है और बाहर जेड बॉयड से पूछता है, बॉयड ये एम्बुलेंस कहाँ से आई? बॉयड ने कहा, कल रात बहुत कुछ बुरा हुआ है और एक अच्छी खबर है कि तबिथा सही सलामत वापस आ चुकी है। बस इतना ही था कि जेड तुरंत ही बॉयड की ये बात सुनकर कॉलोनी हाउस की तरफ भाग जाता है। बॉयड और कैनी को जेड की ये हालत देखकर काफी ज्यादा हैरानी हुई, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा थके होते हैं, इसीलिए वो जेड को कुछ नहीं कहते। फिर सीन शिफ्ट होता है कॉलोनी हाउस में, जहाँ पर डोना विक्टर के पिता डेविड को कहती है, मैं अभी किसी को कहकर विक्टर को यहाँ कॉलोनी हाउस बुलवाती हूँ, तब तक आप इस कमरे में रह सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है विक्टर और सैरा पर, जो दोनों कॉलोनी हाउस की तरफ ही आ रहे थे। वो दोनों कॉलोनी हाउस आते हैं और कॉलोनी हाउस पर पड़ा हुआ खून देखकर बहुत ज्यादा डर गए। तभी वही बूढ़ी औरत, जिस बूढ़ी औरत ने फातिमा को गली सड़ी सब्जियां खाते हुए देखा था, वो औरत विक्टर और सैरा को कहती है, यहाँ रात में एक औरत की मौत हुई और ब्रैड की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ब्रैड को हॉस्पिटल ले जाया गया है और बाकी सब कुछ तुम्हें डोना बता देगी। अगले ही पल सैरा वहाँ से बाहर चली जाती है। जब डोना ऊपर से नीचे उतर रही थी तो उसने विक्टर को कहा, देखो विक्टर, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ वो तुम्हें बिल्कुल धीरज से सुनना होगा। तुम्हें बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना और शांत दिमाग से मेरी सारी बातों को सुनना है। देखो तुम्हारे जो पिता है वो भी इस टाउन के अंदर आ चुके हैं। उन्हें लाने वाला कोई और नहीं बल्कि तबिथा ही है। दोस्तों विक्टर अपने पिता की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसे खुशी तो थी ही, लेकिन उसे ये बात का दुख भी था कि अब उसके पिता भी उसके साथ इसी टाउन के अंदर मारे जाएंगे। इसलिए वो तुरंत ही कॉलोनी हाउस से बाहर निकलकर अपने पिता को बिना मिले ही जंगल की ओर जाने लगता है। उसके पीछे पीछे सैरा भी थी जो उसे रोकती है, लेकिन विक्टर ने कहा, देखो सैरा, मेरे पिता इस मनहूस टाउन के अंदर आकर फंस चुके हैं। लेकिन सैरा ने कहा, ये तो अच्छी बात है ना, यहाँ पे अपनों का साथ बहुत जरूरी है, तुम्हें अपने पिता से मिलना चाहिए। और इसी दौरान सीन कट हो जाता है। हम देखते हैं तबिथा और उसकी पूरी फैमिली को, जो चारों तरफ से तबिथा के पास बैठे हुए थे। वो तबिथा को पूछते हैं कि मोम आपके साथ क्या हुआ, जो तबिथा ने उन्हें बहुत अच्छी तरह से बताया कि मैं एक खोखले पेड़ के अंदर गई, सामने लाइट हाउस था, लाइट हाउस के ऊपर जाने के बाद मुझे एक व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए लड़के ने नीचे धक्का दे दिया। जब मैं नीचे गिरी तो मैं बेहोश हो चुकी थी। मेरी आंख शहर के हॉस्पिटल में ही खुली। उन सब की बातचीत चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर जेड आ जाता है। जेड ने उन्हें सबसे पहले तो ये बताया कि शायद वो इस टाउन से बाहर निकल सकता है, लेकिन फिलहाल तबिथा और जिम जेड की एक नहीं सुन रहे थे।
इसीलिए जिम जेड को कहता है देखो अभी अभी मेरी बीवी काफी मुश्किल फेज से गुजरी है, तो प्लीज हम सबको नई टेंशन मत दो। और इसी के साथ वो सीन भी कट हो गया। यहाँ हम देखते हैं बॉयड और कैनी को, जहाँ पर कैनी बॉयड से काफी दिल की अच्छी अच्छी बातें करता है। कैनी ने कहा देखिए बॉयड, मुझे पता है कि हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए हम जितने दिन यहाँ पे जिंदा या सही सलामत है ना, हमें वो दिन काफी अच्छी तरह गुजारने चाहिए। यहाँ हॉस्पिटल में हम देखते हैं जेना को, जो अब क्रिस्टी के पाँव की इतनी बुरी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान थी। वो बहुत ज्यादा डर रखी थी कि क्रिस्टी आखिर किसी की मदद करने के लिए अपनी जान को जोखिम में क्यों डालती है। मगर क्रिस्टी ने कहा मैंने सुना कल रात क्या हुआ, तुमने भी तो 2 लोगों की जान बचाने की कोशिश की थी ना। लेकिन जेना क्रिस्टी को कहती है मुझे कल रात जो हुआ उसके बारे में कभी भी कोई बात नहीं करनी, मैं उस औरत को बचा नहीं पाई। शायद अगर हम उस औरत को हॉस्पिटल में ले आते तो आज वो जिंदा होती। लेकिन तभी वहाँ पर उन दोनों को बाहर से काफी ज्यादा आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। जेना तुरंत ही बाहर गई तो उन्हें पता चला कि बेचारा ब्रैड दर्द के मारे बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है। बॉयड कैनी के साथ ब्रैड के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जेना ने कहा अभी तुम्हारा उसके सामने जाना ठीक नहीं होगा, तो प्लीज बाहर जाइए। और तो और मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारे पास अब ज्यादा मॉर्फिन यानी ज्यादा नशा नहीं बचा है, इसीलिए बेचारे ब्रैड को ये सब कुछ सहन करना ही होगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है डोना पर, जो अब डेविड को उसके बेटे विक्टर का कमरा दिखाने लाई थी। डेविड अपने बेटे की सभी चीजों और सभी ड्राइंग्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। और फिर अगले ही पल डोना डेविड के साथ कैनी की माँ के डाइनर में आ जाती है। वहाँ पर सभी लोग कॉलोनी हाउस के, टाउन के और बाकी हॉस्पिटल के लोग इकट्ठा हो रखे थे ताकि वो तबिथा से बातचीत कर सकें कि आखिर तबिथा बाहर गई तो उसने बाहर क्या देखा और हमारे लिए उन्होंने क्या किया। सब लोग सिर्फ और सिर्फ यही सुनना चाहते थे कि बाहर तबिथा ने किसी को हमारे बारे में बताया भी या नहीं, अगर बताया तो क्या किसी ने उसकी बात पर यकीन किया भी या नहीं। उन्हीं में से एक गंजा आदमी जिसका नाम पीटर है, वो बॉयड को कहने लगा देखो बॉयड, हम यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आए, जल्दी से तबिथा को बुलवाओ ताकि हम उससे डायरेक्ट बात कर सके। और अगले ही पल तबिथा भी वहाँ आ जाती है। तबिथा वहाँ पर सबको बताने लगी कि कैसे वो बाहर गई, लेकिन किसी ने भी उसकी एक बात का यकीन नहीं किया। विक्टर के पिता डेविड ने आखिरकार तबिथा की बात मान ही ली, क्योंकि मैंने डेविड को उनके बेटे की सब चीजें बताई। इसीलिए हम जब मदद ढूंढने जा ही रहे थे कि तभी हमारा एक्सीडेंट हुआ और जिस एम्बुलेंस में हमारी आंख खुली वो एम्बुलेंस भी मनहूस टाउन के अंदर ही रुकी आके, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वहाँ पर मौजूद सभी टाउन वाले तबिथा पर ये इल्जाम लगाते हैं और इसकी हर बात को गलत कहते हैं कि तुम इस टाउन से बाहर गई और तुमने सिवाय पुलिस, गवर्नमेंट या किसी बड़ी अथॉरिटी को बताने की बजाय विक्टर के पिता के पास चली गई। बातों ही बातों में पीटर तबिथा पर भड़क गया। पीटर ने कहा हमें पता है कि तुम एक खोखले पेड़ में से होकर बाहर गई थी, मुझे तो लगता है कि तुम हम सबको यहीं पर छोड़ दोगी और अपने परिवार, अपने खास बंदों को लेकर उस पेड़ से होती हुई बाहर चली जाओगी। जिसके जवाब में तबिथा ने कहा देखो मुझे नहीं पता कि वो पेड़ तुम्हें कहाँ ले जाए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बॉयड ने उन सबको शांत करवाया, जहाँ पर पीटर अब दोबारा से बॉयड पर भड़क गया। जिसका जवाब में बॉयड कहता है हमें नहीं पता कि जंगल में क्या राज छुपा है, अगर आप वो लोग उसी पेड़ को ढूंढने जाओगे तो शायद आपके साथ और कुछ भी बुरा हो सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर फातिमा भी बॉयड पर भड़क गई। फातिमा ने कहा मुझे क्यों लगता है कि आप सब लोगों की आदत इस टाउन में चुपचाप हाथ पर हाथ धरे रखकर बैठने की हो गई है। आप कुछ नहीं करना चाहते, बस आप तमाशा देखना चाहते हो। बस इतना ही था कि पीटर फिर से अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और बॉयड को काफी बुरा भला कहने लगता है। उसने कहा मैं खुद तबिथा से पूछ लूंगा कि वो पेड़ मुझे जंगल में किस जगह पे मिलेगा। मैं तो जा रहा हूँ इस टाउन से बाहर, और तुम लोगों को अगर शौक है इस टाउन में मरने का तो प्लीज शौक से मरो। तभी हम देखते हैं तबिथा और जिम को, जो अब अपने घर आ चुके थे। जिम तबिथा को कहता है अगर तुमने उन सबको उस पेड़ के बारे में क्यों नहीं बताया। जिसका जवाब में फाइनली तबिथा जिम को कहती है देखो मुझे विक्टर ने कहा था कि उस पेड़ में से वो लोग ही सही सलामत बाहर जा सकते हैं जिनके घर, परिवार या उनकी खुद की जान पर खतरा हो। हमारे परिवार में यानी हमारी बेटी पे खतरा था, इसलिए मुझे लगता है कि उस पेड़ ने मुझे बाहर निकलने में मदद की। अब तुम ही बताओ जिम, अगर किसी के अपने या परिवार पर खतरा हो तो वो कैसे सबको छोड़कर इस मनहूस टाउन से बाहर जा सकता है। जिस पर जिम कहता है ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। तभी वो सीन कट हो गया और हम देखते हैं बॉयड और एलिस को, जिनकी आपस में बहस चल रही थी। एलिस अपने पिता से कहता है डैड हमें तबिथा को कहना चाहिए कि सबको उस पेड़ के सामने ले जाए, बारी बारी उस पेड़ में से गुजर कर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मगर दोस्तों बॉयड भी ये बात जानता था कि वो पेड़ हर बार हर इंसान पर अलग अलग तरह से एक्ट करता है। जब बॉयड उस पेड़ में गया तो वो एक अजीब तरह की चिमनी में फंसा था। जब जूली उस पेड़ में गई तो वो एक अजीब तरह की बेसमेंट में थी। और अब तबिथा उस पेड़ में जाने के बाद इस टाउन से बाहर निकल गई। इसीलिए बॉयड एलिस पर गुस्सा हो गया और उसे कहने लगा देखो फिलहाल कुछ भी करना जल्दबाजी होगी।
इतना कहकर वो पुलिस स्टेशन में आ जाता है, जहाँ पर पीछे ही कैली मौजूद थी। कैली बॉयड से कल रात जो हुआ उसके बारे में बार बार माफी मांगती है, लेकिन दोस्तों बॉयड जो अभी अभी अपने बेटे से लड़ के आ रहा था वो उल्टा कैली पर ही भड़क जाता है। बॉयड ने कहा तुम्हारी माफी ब्रैड को या कल रात जिसे तुमने मार दिया है उसे वापस नहीं लाने वाली, इसीलिए प्लीज दफा हो जाओ यहाँ से। दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं फातिमा को जो सबकी नजरों से छुपकर गली सड़ी सब्जियां खा रही होती है। तभी वहाँ पर एलिस आया जो उसकी ये हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बेचारी फातिमा एलिस को देखकर रोने लगी। अगले ही पल हम देखते हैं डेविड को जो ईथन के साथ बाहर टहल रहा था। तभी कुछ ही दूर उसे उसका बेटा विक्टर भी दिखाई दे देता है और बेचारा विक्टर अपने पिता के गले लगकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है और इसी के साथ वो सीन भी कट हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पीटर, तबिथा और जेड को जो तीनों उसी खोखले पेड़ के बाहर आए थे जिस खोखले पेड़ में जाने के बाद तबिथा इस टाउन से बाहर निकली है। पीटर ने जेड और तबिथा को वही खोखला पेड़ दिखाने का कहा था, इसीलिए वो दोनों पीटर को वहाँ पर ले गए। जेड ने पीटर से कहा देखो अभी भी टाइम है, रुक जाओ और थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, हमें नहीं पता उस पेड़ में जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन पीटर उन दोनों पर हंसता है और चुपचाप बिना उन दोनों की एक भी सुने उस पेड़ के अंदर चला जाता है। उस पेड़ के अंदर जाते ही जेड और तबिथा को पीटर की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो गई, लेकिन अब पेड़ के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। यहाँ टाउन के अंदर हमने देखा कि सभी टाउन वाले अब एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। जब वहाँ पर बॉयड गया तो वो ये देख बहुत ज्यादा दहशत में आ गया क्योंकि स्विमिंग पूल के अंदर अब पीटर दीवार के अंदर गड़ा हुआ था। पीटर हिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उस बेचारे को सांस नहीं आ रही थी। सभी लोग पीटर की यह हालत देखकर बहुत ज्यादा दहशत में आ जाते हैं और तो और बॉयड अब एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। बॉयड ने तुरंत ही अपनी गन निकाली और पीटर को शूट करना चाहा, लेकिन उसने देखा कि बेचारा पीटर अब तड़प तड़प कर ही मारा गया। पीटर की यह दर्दनाक मौत डोना, बॉयड और वहाँ पर मौजूद सभी लोग देख रहे थे। तभी बॉयड ने उन सबको कहा देख लिया तुमने नतीजा, अगर अब भी तुम लोगों को शौक है इस घटिया से टाउन से बाहर जाने का और उस खोखले से पेड़ के अंदर जाने का तो शौक से जाओ, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। लेकिन दोस्तों अब सब ने पीटर की ये हालत देख रखी थी, इसीलिए कोई भी बॉयड की बात का इनकार नहीं करता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों कल और परसों लगातार 2 और एपिसोड आएंगे, तो जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।